दोस्तों आज का वीडियो शुरू करूं उसके पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। आज के हमारे वीडियो को स्पॉन्सर किया है ज़ायरो ने। ज़ायरो जो है एक वेबसाइट बिल्डर है और दोस्तों मेरा हमेशा से मानना है कि हर फोटोग्राफर की अपनी खुद की वेबसाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। उससे ना केवल आपको काम अपने शहर में बल्कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है अपना वर्क पूरी दुनिया के अंदर शोकेस कर सकते हैं और वहाँ से आपको लोग हायर भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे फोटोग्राफर सोचते हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट है उसको बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। वेबसाइट बिल्डर को हायर करना पड़ता है, वेबसाइट डिज़ाइनर को हायर करना पड़ता है, हज़ारों रुपये का खर्चा होता है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए पीछे भागना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ज़ायरो करता है आपकी बहुत बड़ी हेल्प, क्योंकि ज़ायरो एक ऐसा वेबसाइट बिल्डर है जहाँ पर आपको ओवर 100 रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। आप अपनी मनपसंद का टेम्पलेट चुन लीजिए और डिज़ाइनिंग शुरू कर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोडिंग की नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की डिज़ाइन स्किल्स की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ यहाँ पर आपको रेडीमेड है। आपको सिर्फ जो है यहाँ पर अपने कंप्यूटर से अपनी पिक्चर्स को ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है वेबसाइट बिल्डर में और आपकी वेबसाइट हो जाएगी अच्छे से डिज़ाइन। बात करें प्राइस की तो बहुत ही सस्ते में वेबसाइट आ जाती है दोस्तों। अगर आप 1 साल का पैकेज लेंगे तो ये पैकेज आपको पड़ता है कुछ 150 रुपये पर महीने से। उसके अलावा फिर अलग अलग पैकेजेस हैं और अगर आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया तो वहाँ आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ आपको 24/7 का पूरा टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये वेबसाइट इतनी फास्ट खुलती है, चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, आईफोन हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप है, बहुत ही जल्दी से खुलती है। बहुत ही रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप इस पर बना सकते हैं दोस्तों। और एक ही जगह पे यानी कि इसी वेबसाइट से आप अपना इंस्टाग्राम का, अमेजॉन का या फेसबुक पे जो भी सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं वो आप इसी वेबसाइट से जो है हैंडल कर सकते हैं। तो आज से अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कीजिए और मेरे डिस्काउंट कोड को जो है आप यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिल रहा है 30% का डिस्काउंट। अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिए और काफ़ी सारे इसमें फ्री टेम्पलेट्स भी हैं और आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो आज से अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों अगर आप अपनी फोटोग्राफी से खुश नहीं हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। स्पेशली मैं सभी बिगनर फोटोग्राफर्स से बात कहना चाह रहा हूँ। और अगर आप मेरी इन बातों को आज ठीक से फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप देखेंगे कि आपकी जो फोटोग्राफी है वो एक नेक्स्ट लेवल पे ज़रूर जाएगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। शुरू करा जाए। दोस्तों मुझे अक्सर आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वीडियोस में, ज़्यादातर उसमें सब लोगों की कंप्लेंट होती है कि किसी की फ़ोटोज़ शार्प नहीं आ रही हैं, किसी की पिक्चर्स जो है डार्क आती हैं, किसी की जो पिक्चर्स हैं वो एक क्रिस्पी या क्रिस्टल क्लियर इमेजेस नहीं है। किसी का प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर उन्होंने किसी मॉडल को शूट किया तो मॉडल के फेस पे जो है डार्कनेस रहती है, बैकग्राउंड थोड़ा ओवर एक्सपोज हो जाता है। किसी का जो है बैकग्राउंड जो है वो अंडर एक्सपोज होता है, सब्जेक्ट सामने वाला जो है वो भी अंडर एक्सपोज हो जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर पिक्चर्स। अब उनको ये लगता है कि यार हमारे पास में कैमरा भी हमने इतना महंगा खरीद लिया है, हमने लेंसेज में भी पैसा डाल दिया है, तो क्या कारण है हमारी जो फोटोग्राफी है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो आज मैंने सोचा, क्योंकि भाई वहाँ पर मुझे सब लोगों के जो है कमेंट्स में सबके पढ़ता हूँ दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता कि मैं हर कमेंट का जवाब दूँ। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया कि ताकि इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं अगर आप अपनी फोटोग्राफी से खुश नहीं हैं तो। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण निकल के आता है क्यों आप अपनी फोटोग्राफी से खुश नहीं है, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो भी फोटोग्राफर है उसका सारा ध्यान जो है कैमरा और लेंसेज और अच्छे गियर्स जिनको सोचता है कि इनको खरीदने से मेरी फ़ोटोज़ अच्छी आ जाएंगी उसमें होता है, ना कि फोटोग्राफी के जो बेसिक्स हैं। तो यहाँ पर बेसिक्स से मेरा दोस्तों मतलब ये है कि सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, यानी कि फोटोग्राफी के बेसिक्स को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर बेसिक्स में दोस्तों आगे आपका कि आपका जो कैमरा है, यू शुड नो योर कैमरा। कैमरा के जो भी बेसिक्स हैं, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, ये कैसे काम करता है। शटर जो है, अब नाम तो सुना है शटर स्पीड, लेकिन शटर कैमरे के अंदर जो शटर होता है काम कैसे करता है, कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, कितनी स्पीड से शटर ओपन हो रहा है। अगर ओपन हो रहा है, अगर बहुत तेज़ी से ओपन बंद हो रहा है तो लाइट कम एंटर करेगी और शटर काफ़ी टाइम तक यानी कि स्लो शटर स्पीड पे है तो शटर काफ़ी देर तक ओपन है और लाइट काफ़ी सारी एंटर कर जाएगी। ये सारे जो बेसिक्स हैं आपको पता होने चाहिए कि भाई शटर जो है एक्चुअली काम कैसे करता है। दूसरी चीज़ जो अपर्चर है लेंस का वो कैसे काम करता है। अपर्चर मीन्स होल, छेद। अब कैसे वो खुलता है अपर्चर, कितने पे 1.8 पे ज़्यादा खुलता है, 22 पे जो है छेद छोटा हो जाता है। ज़्यादा खुलेगा तो लाइट ज़्यादा एंटर करेगी, कम खुलेगा तो लाइट कम एंटर करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो अपर्चर है वो किस तरह से फोटोग्राफी में काम करता है। फिर बात करते हैं दोस्तों हम ISO की। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ISO है वो
किस तरह से जो है काम करता है, यानी कि ISO का हम ये समझ लें कि भाई 100 से लेके जो है उसकी एक ISO की अलग अलग रेंज होती है कैमरा के अंदर। तो जितना आप ISO बढ़ाएंगे उतनी आप फेक लाइट यानी कि क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जो लाइट की सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स सेंसर जो है वो थोड़ा सा जो है वहाँ पर उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आप 800, 1000, 2000, 4000, 5000, 6400 आप ISO जितना बढ़ाएंगे उतनी फेक लाइट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस तीनों का, यानी कि इसको हम कहते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल, शटर स्पीड, अपर्चर एंड ISO, इस तीनों के ट्रायंगल को आपको समझना जरूरी है कि कितनी देर हमको शटर ओपन रखना है और कितना छेद यानी कि अपर्चर ओपन रखना है और कितना ISO की सेंसिटिविटी रखनी है, जिससे कि हमारी पिक्चर्स के अंदर जो लाइटिंग है वो ठीक से कैप्चर हो सेंसर पे। इससे आपको कैमरे का मैकेनिज्म समझने में जो है वो थोड़ी हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि अरे भाई अच्छा इतनी देर शटर ओपन रहा और मैंने जो होल है, छेद है अपर्चर, वो कितनी देर ओपन रखा तो कितनी साइड लाइट एंटर कर गई। तो इससे आपको समझ में आएगा कि कितनी लाइट आपको एंटर करानी है, किस तरह से लाइट जो है काम करती है फोटोग्राफी के अंदर। तो ये बेसिक्स मैं इसलिए आपको थोड़ा लंबा बता रहा हूँ, बेसिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये समझना है एक्सपोजर ट्रायंगल कैसे काम करता है। अगर आपने समझ लिया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों आज ही सॉल्व हो जाएंगी। बस 6-7 दिन का टाइम लगेगा आपको प्रैक्टिस करने का और आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर्स में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, पिक्चर क्रिस्पी लगने लगेंगी और आप देखेंगे कि लाइटिंग भी बहुत खूबसूरती से कैप्चर हो रही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कैमरा बेसिक्स। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। अब दूसरा पॉइंट जो है वो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपका मान लीजिए बेसिक्स अच्छे हैं तो अब प्रॉब्लम आती है कि आपकी पिक्चर फिर क्यों नहीं अच्छी आ रही है। तो उसका कारण ये कि आपने अपनी जो पिक्चर्स के अंदर कंपोजिशन ऑफ फ्रेमिंग पे ध्यान ही नहीं दिया है। यानी कि आपको अगर मान लीजिए आप पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो पोर्ट्रेट को कैसे कंपोज करना है, कैसे फ्रेम करना है सही तरीके से, सही एंगल से, वो आपको आना चाहिए। यानी कि कितना पोर्शन आप दिखाना चाह रहे हैं पोर्ट्रेट का। इसी तरह से अगर आप एक हेडशॉट ले रहे हैं तो हेडशॉट को आप किस तरह से फ्रेम कर रहे हैं, यानी कि बात आती है यहाँ पे अपने फ्रेमिंग की, कैसे आप अपने पिक्चर को कंपोज कर रहे हैं, कितना पोर्शन आपको दिखाना है, कितना नहीं दिखाना, कितना फ्रेम कट करना है, कितना नहीं कट करना है, इस पर भी आपको दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपकी फ्रेमिंग कैसे जा रही है। तो फ्रेमिंग आपकी जितनी अच्छी होगी दोस्तों उतनी ही अच्छी जो है आपकी पिक्चर्स आएंगी। इसी तरह से अगर आप पोर्ट्रेट ले रहे हैं या फुल लेंथ ले रहे हैं तो वहाँ पर आप कैसे फुल लेंथ को फ्रेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों। सो फ्रेमिंग और कंपोजिशन दोनों पे आपको ध्यान देना है। तो कई बार यही होता है कि हमको बेसिक्स तो समझ में आ जाते हैं लेकिन हमको पता नहीं पिक्चर को फ्रेम कैसे करना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जिस वजह से आप अपनी फोटोग्राफी से खुश नहीं होते हैं, वो है कि जो भी आपका मॉडल यानी कि जो भी सब्जेक्ट है आप उसको कैसे पोज करा रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसे, उनके खड़े होने का तरीका कैसे, उनको आप किस तरह की पोज दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने मॉडल्स पे, अपने सब्जेक्ट के ऊपर भी काम करना है। अगर आपको कैमरा बेसिक्स अच्छे हैं, आपको फ्रेमिंग अच्छी करनी आती है, लेकिन अगर आपके मॉडल का पोज ही ठीक नहीं है तो वो पिक्चर में जान नहीं होगी। वो पिक्चर टेक्निकली तो अच्छी लगेगी, लाइटिंग भी अच्छी लगेगी, सब चीज़ अच्छी लगेगी, बट वहाँ पर अपने मॉडल से ठीक से पोज ही नहीं कराया तो पता चला कि यार पोजिंग जो है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं है, तो पिक्चर थोड़ी सी डेड लगने लगती है। टेक्निकली साउंड अच्छी लगेगी बट पिक्चर में जान ही नहीं होगी, वो आप रिलेट ही नहीं कर पाएगा। कोई भी उस पिक्चर को देखेगा तो उसको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है बट नथिंग इज देयर इन द पिक्चर। तो यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट की पोजिंग पे भी ध्यान देना है। अब पोजिंग को कैसे सीखना है दोस्तों, मैंने वीडियोस बनाए, आप देख लीजिए, मैंने मॉडलिंग पोजिंग के ऊपर बनाए वीडियोस, वो मैंने लगा दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप वीडियोस देख लीजिएगा सारे, तो आपको एक आइडिया आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, पोजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट होता है एक फोटोग्राफर के लिए, जिसको उसे सीखना ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस भी सब्जेक्ट को आप शूट कर रहे हैं आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हर इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग होती है, हर इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है, उनका चलने का तरीका, उनके हाथों को मूव करने का तरीका, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, वॉक करने का तरीका अलग होता है। तो एज अ फोटोग्राफर आपकी जो आइज़ हैं वो काफ़ी कीन होनी चाहिए इन सब चीज़ों को नोट करने के लिए कि भाई वो उसकी जो पर्सनैलिटी है किस तरह की है, और आप उसकी जो बेस्ट चीज़ है उसकी पर्सनैलिटी में उस पर आप फोकस कीजिए, ताकि आप उसी तरह के पोज दीजिए जो उसकी पर्सनैलिटी पे अच्छे लगें। ये नहीं कि आपने कहीं से पिक्चर देख ली गूगल से कि और आप ज़बरदस्त उससे वैसा पोज करा रहे हैं, या आपने किसी फोटोग्राफर को आप एडमायर करते हैं, उसने जो फोटोज़ में पोजिंग दिया है वही पोजिंग आपने भी अपने मॉडल को दे दी, अब भले ही उसके ऊपर वो सूट कर रही है नहीं कर रही है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको अपने मॉडल को स्टडी करना है। देखिए जैसे आपको कैमरा लेंसेज के बारे में आप स्टडी करते हैं, ऐसे ही आपको अपने सब्जेक्ट को भी स्टडी करना है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपने क्लाइंट से, जो भी आपका क्लाइंट है, आप उसको मिलें तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मुझे उसके साथ में जो है सारा
उसको उसकी पर्सनैलिटी को रीड करना है, वही पोजिंग आप उसको दीजिएगा, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप देखेंगे कि पोजिंग आपकी अच्छी हो गई। तो यहाँ पर आपको बेसिक्स अच्छे आ गए, आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने फ्रेमिंग अच्छी कर ली अपनी, और आपने अगर अपनी मॉडल के साथ में आपने उसको अच्छे से पोज करा लिया, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आप खुश नहीं अपनी फोटोग्राफी के लिए, वो एक और कारण निकल के आता है, वो है दोस्तों कि आप अपने जो लाइटिंग गियर्स हैं और जो लाइटिंग है उसके ऊपर आप उसको ठीक से नहीं समझते। तो मैं इसको दो चीज़ में स्प्लिट करूँगा। पहले बात करते हैं हम लाइटिंग। अब अगर आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको नेचुरल लाइट कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस लाइटिंग कंडीशन में आप अपने मॉडल को या अपने सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं। उस लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से जो है आपको सारा एक्सपोजर ट्रायंगल और आपको कितनी लाइट आ रही है, कहाँ पे खड़ा करना है मॉडल को, और किस तरह से, अगर मान लीजिए पीछे जो अगर क्लाउड्स में अगर बहुत ज़्यादा पीछे लाइट है बैकग्राउंड में, तो आप ऐसी जगह खड़ा मत करिए, वरना क्या होता है कि मॉडल के फेस जो है वो डार्क हो जाता है और जो क्लाउड है वो पीछे से पूरा जो है बर्न हो जाता है, यानी कि पूरा ओवर एक्सपोज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लोकेशन कौन सी ऐसी रखें जहाँ पर जो भी नेचुरल लाइट है वहाँ पर लाइट उतनी आए जितनी आपको ज़रूरत है। नहीं तो पिक्चर आपकी जो है, अगर मॉडल के फेस पे एक्सपोजर ठीक है तो बैकग्राउंड का एक्सपोजर खराब हो जाएगा, और अगर बैकग्राउंड का एक्सपोजर ठीक है तो मॉडल का फेस का एक्सपोजर जो है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जो आपके लाइटिंग गियर्स हैं दोस्तों, लाइटिंग गियर्स यानी कि आपके पास जो भी ऑफ कैमरा फ्लैश है, स्ट्रोब है, स्टूडियो स्ट्रोब है, या जो भी फ्लैश है, आप उसके बारे में पढ़िए, उसमें कितने एनर्जी लेवल हैं, किस तरह से लाइट, कितने वॉट की लाइट है, कितनी लाइट, किस तरह से लाइटिंग गियर काम करता है, उसका रिसाइकल टाइम कितना है, वो कितनी देर में जो है वो चार्ज हो जाती है, एक फायर करने के बाद उसको कितने सेकंड्स लगते हैं दोबारा चार्ज होने के लिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइट की जो मैक्सिमम आउटपुट है वो क्या है। कई बार क्या होता है, हम फोटोज में खटखट, लेकिन क्या होता है कि 4 पिक्चर ब्लैंक हो गई क्योंकि आपने रिसाइकल टाइम कैलकुलेट ही नहीं किया, और आपका मॉडल भी जो है परफॉर्म कर रहा है उसी हिसाब से, तो जो उसकी पोजिंग है वो मिस हो जाती है, लाइट का जो फायर है वो मिस हो जाता है, ओवरऑल आपके 4 शॉट्स जो है ब्लैंक हो जाते हैं, एक शॉट उसमें से अच्छा आता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर लाइटिंग गियर्स ऑल्सो, कि उसका रिसाइकल टाइमिंग कितना है, उसका फ्लैश ड्यूरेशन कितना है, उसके अलावा कितनी पावर वो थ्रो कर रहा है, कितनी पावर आपको चाहिए, उसके साथ में आपने लाइट शेपिंग टूल्स कौन से यूज़ किए हैं। तो ये चाहे सॉफ्ट बॉक्स हो, चाहे ऑक्टास हो, चाहे आपकी ब्यूटी डिश हो, चाहे आपका जूम रिफ्लेक्टर हो, चाहे आपने और भी किसी भी तरह के लाइटिंग गियर्स वहाँ पर लाइट शेपिंग टूल्स यूज़ किए हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, तो आपको उसकी स्टडी करना भी ज़रूरी है। तो ये कुछ कारण है दोस्तों जो आपको समझने ज़रूरी है, ताकि आपकी जो फोटोग्राफी उससे आपको देख के खुशी हो। ना खुश हम तब होते हैं कि जब हम सब कुछ ट्राई करते हैं और देखते हैं कि यार तब भी हमारी पिक्चर्स अच्छी नहीं आ रही हैं। तो ये कुछ कारण है दोस्तों मेन जो आपको ध्यान में रखने हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो एक सबसे बड़ा कारण है कि भैया आप अपने कैमरे की फोकस को भी समझिए, कैमरा कैसे फोकस करता है, यानी कैमरे में कितने फोकस पॉइंट्स हैं, उन पे भी आप प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ पे स्टेशनरी सब्जेक्ट है तो आपको कितने फोकस पॉइंट, यानी कि सिंगल फोकस पॉइंट रखना है। अगर सब्जेक्ट थोड़ा सा मूव कर रहा है तो वहाँ पर आपको 9 फोकस पॉइंट यूज़ करने की 21 की 51, वो आपको देखना है कितने फोकस पॉइंट आपके कैमरा में अवेलेबल है, तो आप उनको यूज़ करिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, हाथ का मूवमेंट है, मॉडल ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, तो वहाँ पर आपको कितने फोकस पॉइंट रखना है। या अगर आपका सब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और आपको कैप्चर करना है मूविंग अपने सब्जेक्ट को, तो वहाँ पर आपको कंटिन्यूस ऑटो फोकस को कैसे यूज़ कराना है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये कुछ मेजर कारण है दोस्तों जिनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, आपको समझना होगा कि भाई ये सारी चीज़ें मैं अगर ठीक से कर लूँगा तो डेफिनेटली आप जो मैंने अभी आज पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स के ऊपर आपको अगले 10-15 दिन काम करना है दोस्तों। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपकी फोटोग्राफी इंप्रूव हुई या नहीं। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इनको सीरियसली, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पर आप काम करेंगे तो आपकी फोटोग्राफी जो है वो बहुत इंप्रूव होगी एंड यू विल बी हैप्पी टू सी योर पिक्चर्स। और आपको आश्चर्य होगा कि यार इन चीज़ों पर मैंने काम किया तो मेरी पिक्चर्स कितनी क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्पी और कितनी शानदार नज़र आ रही हैं। तो ये कुछ मेन कारण है दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, उनको मैं कभी और जो है कवर करूंगा वीडियो में। फिलहाल आप इन 4-5 जो भी मैंने पॉइंट्स बताए इनके ऊपर आप काम कीजिए और अपना फीडबैक मुझे दीजिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।